हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट के सीडीपी सब्जेक्ट की। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 16 जनवरी 2021 को यानी कि 16 जनवरी 2021 में जिस प्रकार का प्रश्न सीडीपी का आया हुआ था, टॉप 30 प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या आज हम करेंगे। उन्हीं प्रश्नों पे जो है बातें होने वाली हैं। और इन सीडीपी के 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों ने ज़रूर ही प्रैक्टिस सेट किया होगा, सारे प्रीवियस ईयर हल किए होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और बहुत ही आसान प्रश्न भी हैं 16 जनवरी को जो आए हुए थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात हाँ, कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न। और ये सीडीपी जो सब्जेक्ट है इसकी 28वीं क्लास है। इसके पहले जो है 27 क्लास ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखें और अपने जो आपने अब तक जितनी तैयारी करी है और कितना आपका स्कोर आप अच्छा कर पा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को खुद को आप जांचिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या था उस टाइम में कि पहला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। पॉजिटिव वह है, पॉजिटिव जब क्वेश्चन होगा तो सबसे पॉजिटिव सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में जो है विकास नहीं होता, डेवलपमेंट एक ही दिशा में नहीं होता। ठीक, यह केवल शब्द जो भी एक समझ लीजिए केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जिस टैग वर्ड के बारे में अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं और वाकई बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो केवल जब शब्द आ जाए किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में, तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बात कुछ सही लग रही है। और देखते हैं अगर इससे बढ़िया ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन सही होगा। विकास केवल आ गया, ये भी कट गया, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न रहा क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव टैग वर्ड दे दिया गया था, जो कि हमारे क्वेश्चन को बहुत आसान बनाता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। यानी कि किस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे जिससे बच्चा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पे बात कर सकेगा जब हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। बच्चों को ये बताना है कि जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, जो समुद्र के किनारे बसने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं और क्या रीज़न है। ठीक है, ये ऑप्शन विवेचनात्मक है, यानी कि बच्चे का संज्ञान पूरी तरह से तर्क और आलोचनात्मक, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पर बात इस पे कर सकेगा बच्चा। या सही है कि भारत के 10 राज्यों के, ये तो डायरेक्ट प्रश्न हो गया, 2 से 10 तक पहाड़ी बच्चा याद कर लेगा, उसमें ज़्यादा विवेचना यानी कि सोचने और तर्क करने यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं बच्चों को पड़ेगी। दिए गए कविता को स्मरण करना, याद करना जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता सीडीपी में, आप जानते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियम में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ठीक है, जोर देता है विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं चरणीय सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से जोर देता है वो देता है विकास की अनिरंतरता पे। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों को अधिगम से जुड़ा प्रभावित होता है, जोड़ा जा सकता है, अधिगम से जुड़ा हुआ बच्चा प्रभावित हो सकता है। किस ऑप्शन के हिसाब से, पारिवारिक समाजीकरण, यानी कि जब विद्यालय में बच्चा पहुंचे तो उसे माहौल किस प्रकार का मिले, पारिवारिक मिले, तो सही बात है ये हो। समकक्ष संबंध हो, उसे ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे देश में आ चुका है, दूसरी जगह पे आ चुका है, वो अपनी चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहा है जो अपने घर में परिवार में देखता था बच्चा, तो ये समकक्ष संबंध होना चाहिए, सही बात है। सांस्कृतिक मूल्य होने चाहिए क्योंकि संस्कृति और मौलिकता जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में सीखता है उसमें वो विद्यमान होना चाहिए जो भी बच्चा अधिगम कर रहा है, तो ये भी बात बच्चों का आत्मसम्मान, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है।
अधिगम से जोड़ने के लिए कि बच्चों का जो है आत्मसम्मान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, चौथा सिर्फ है, तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो दूसरा चौथा दिया है, पहला तीसरा दिया, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा, तो इसमें चौथा भी अगर होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। फिलहाल तीसरे ऑप्शन को ही हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें इन तीनों इम्पॉर्टेंट इसकी बात की गई है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक चरण जानते हैं आप, जो कि बच्चे की पियाजे जी के हिसाब से अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात कर ली जाए तो इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था दी है। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, फिर अमूर्त। ठीक है, इस पे बात की है, यानी कि ये 2 से 7 वर्ष का जो समय है वो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण में जो है बच्चा क्या कर पाता है, प्रतिलोम चिंतन, यानी कि रिवर्सिबल जो चिंतन है, यानी कि अगर व से क बना दिया गया तो बच्चा इसको इरेज करके व तक पहुँच सकता है, ये बात है। तो प्रतिलोम चिंतन करता है, प्रतीकात्मक खेल होता है, अनुक्रम वर्गीकरण होता है, यानी कि बच्चा जो है अगर हम लोगों ने जो है असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिख दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रख दिया तो बच्चा उसको क्रम में लगा सकता है, ये आ जाता है। या संरक्षण वो कर पाता है, जो चीज़ बच्चा सीखता है उसको संरक्षित कर पाता है। तो देखिए, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बातें हैं। प्रतीकात्मक खेल, यानी कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसको एक इमेज बना के उसका जैसे कार्टून देखना, फिर उसी की नकल करना, क्या है, प्रतीकात्मक खेल है। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में अधिकतर होता है बच्चों के साथ। आगे देखते हैं, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, यानी कि बच्ची जो किसमें है, अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हम लोगों ने बात करी, वही ऑप्शन अगर होगा तो सही होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल, देखिए ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है आपके लिए, खासकर CDP में, कि प्रतीकात्मक खेल जहाँ आएगा इस प्रकार से वर्ड, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तरफ इशारा करेगा। तो एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाव चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को दर्शाता है, या कौन सा जो है वर्तमान स्तर कौन सा है बच्ची का? तो संवेदी गामक, यानी कि जन्म से 2 वर्ष जो है। ठीक है, तो बच्ची इतनी भी छोटी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, प्रतीकात्मक खेल कर पा रही है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, तो आपको पता है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही सब से हम लोगों ने आंसर को पा लिया। निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन आप लोगों ने देख के ही पहचान लिया होगा। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, यानी कि एक जो है बच्चा है, ZPD से बताई जा रही है, जो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर किसी वयस्क की उसको सहायता मिल जाए तो बच्चा यहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है। ठीक है, जिसको समीपस्थ विकास के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, अध्यापन और मूल्यांकन। केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, केवल आ गया, इसको समझ लीजिए, आप कट कर दीजिए। 2 ही ऑप्शन बचे, पहला ऑप्शन अध्यापन और मूल्यांकन, तो चौथा हो गया प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, अध्यापन और मूल्यांकन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक विशिष्ट संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट या नया कॉन्सेप्ट आप जो है पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, अधिगम कराने जा रहे हैं, तो वही संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकनात्मक अधिगम, बाण, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग की बात है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार का। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें क्या, स्कैफ फोल्डिंग की बात हो रही है कि बच्चा खुद से क्या करे, प्रयास करे, क्योंकि उसको हल जो है वो आधा अधूरा दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब नेगेटिव क्वेश्चन हो तो नेगेटिव ऑप्शन चूज करना है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागितापूर्ण, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ये सारे पॉजिटिव हैं।
विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यही नेगेटिव है और यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि अध्यापक द्वारा हम बाह्य अनुशासन नहीं कर सकते कि बच्चे को फोर्स किया जाए या उन्हें और किसी तरह से टॉन्ट किया जाए, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि निगेटिव है अपने आप में। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक न करे, क्योंकि ज़रूरी है कि हमें ये नहीं करना चाहिए एज अ टीचर कि हम किसी बच्चे का IQ लेवल कम है तो उसे हम क्या करें, पृथक करें बच्चों से कि तुम्हारा IQ लेवल या तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम इन बच्चों से दूर बैठो या तुम अलग कक्षा में बैठो या अलग सीट पे बैठो, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके और तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब ना करो। जो भी रीज़न हो, उन्हें पृथक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ठीक है, असुविधाजनक होगा और यहाँ पे भी असुविधा। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। यह बच्चों के एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बुद्धिलब्धि के हिसाब से किसी बच्चे को जो है कंपेयर नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अस्थाई नहीं है। बड़ा होगा बच्चा तो उसका IQ लेवल अच्छा हो सकता है। कहते हैं कि अगर जितना आप चीज़ों को याद करेंगे, याद करने की क्षमता आप में बढ़ती जाती है, तो IQ लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक अस्थाई नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को पृथक करते हैं तो बच्चे को चिन्हित कर सकते हैं। वो हमेशा बच्चा अपने आप में रख लेगा कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर बहुत ज़्यादा देखिए, पियाजे वाइगोत्स्की के बाद अगर बात करी जाए किसी की, तो हार्वर्ड गार्डनर साहब के प्रश्न पूछे गए हैं अधिकतर 2021 से लेकर 2022 तक के एग्जाम में। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या अब क्वेश्चन को समझना आसान है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। आप समझ रहे होंगे कि पढ़ाते समय आपको अलग अलग विधियों की ज़रूरत क्यों है, अलग अलग विधि से पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। यह तारक यानी कि स्टार जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम एक्सीलेंट कहते हैं, बच्चा बहुत एक्सीलेंट है पढ़ने में, विद्यार्थी बनाने में मददगार है। यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपने पकड़ लिया होगा कि बहुबौद्धिकता यानी कि एक से अधिक बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय विचारों को क्या कहा जाता है। यानी 1.5 से 2.5 साल का बच्चा है उम्र में और वो अक्सर द्विशब्दी विचारों को उच्चारित करता है, 2 शब्द ही, बहुत कम शब्दों से अपनी बात को रखता है, तो उसे क्या कहते हैं। वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद या बकवाद, ठीक है। 13 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है, तार प्रेषित वाचन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है, बेसिकली लैंगिक विभेदीकरण, यानी कि लिंग जो है अलग अलग है, इसी वजह से ऐसी जो है भावना है। लैंगिक रूढ़िवाद, ठीक है, जेंडर ब्यास की बात हो रही है। दोनों लोगों के बीच अनुवांशिक भेद को दर्शा रहा है या लैंगिक स्थिरता को दर्शा रहा है कि नहीं ये पुरुष है इसी वजह से ये दिमाग से सोचते हैं, ये महिला है इसी वजह से ये हृदय से सोचती हैं। ये चीज़ें बदल भी तो सकती हैं, ठीक है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये लैंगिक स्थिरता नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष अगर है तो वो सिर्फ दिमाग से ही सोचेंगे, वो जो है हृदय से नहीं सोच सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा होता भी नहीं है अक्सर। तो ये क्या है, जेंडर बयास है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता है, जो कि गलत है। एक प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है, हमेशा बनता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन। देखिए सारे इसमें पॉजिटिव होंगे लेकिन निगेटिव को चूज करना है, ठीक है। मूल्यांकन विधि में केवल, देखिए केवल शब्द आ गया, यहाँ पे पूछा है नेगेटिव, तो आई होप आप पता लगा लिए होंगे कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड केवल आ गया। बहुत ज़्यादा कुछ प्रश्न ऐसे होंगे टैग वर्ड से कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका समय भी बचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि पैडागोगी सेशन में किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस बनते हैं और कितने लेंदी बनते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। शिक्षा में समानता, साम्यता, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे आसान प्रश्न रहा है ये कि शिक्षा में साम्यता। आगे देखते हैं, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक
कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना करता है, यानी कि उसको बहुत समझाया जा रहा है फिर भी बच्चा क्या है, गणित की प्रक्रिया अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य, पठन वैकल्य। तो हिंदी में दिया है इसको, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी कि जो है डिस्कैलकुलिया जिसे हम कहते हैं, वही हिंदी में है गणितीय वैकल्य। आगे देखते हैं, एक समावेशी संस्था में एक द्रव्य श्रव्य, ठीक है, श्रव्य, ये द्रव्य तो होगा नहीं, दृश्य बाधित होगा, यानी कि जो इसको दिखाई नहीं अच्छे से देता, ठीक है। एक समावेशी संस्था में दृश्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। वीडियो या चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना। पढ़ाते हुए निगेटिव ऑप्शन जो होगा, देखिए दृश्य बाधित बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए जो सही होगा वो यही होगा कि उसको चलचित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा आसानी से देखे और उसको समझ सके। पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, ठीक है। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक या चित्र संप्रेषण का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। मुझे लग रहा है यहाँ पे दृश्य यहाँ श्रव्य होना चाहिए, क्योंकि श्रव्य के हिसाब से थोड़ी सी जो है प्रिंटिंग हो गई इसमें, टाइपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे श्रव्य बाधित होगा, तभी ये प्रश्न जो है इससे बढ़िया होगा। इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे नेगेटिव है। बच्चा अगर सुन नहीं पाएगा अच्छे से, तो उसके लिए अगर हम मौखिक चीज़ करेंगे तो वो अच्छे से बच्चा सुन नहीं पाएगा। हाँ, उसके लिए वीडियो चलचित्र कर सकते हैं, पढ़ाते समय अनेक गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सांकेतिक और मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर श्रव्य सुन नहीं पाएगा, सुनने में उसे बच्चे को अगर दिक्कत है, तो उसे मौखिक से हम चीज़ों को नहीं सिखा सकते, बोलकर बच्चों को हम नहीं सिखा सकते अगर बच्चा सुनने में तकलीफ में है तो। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुख प्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम का अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रों का प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहन करना। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे सही आंसर जो हो जाएगा, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था अगर बनाएंगे तो बच्चे में गूढ़ पूर्वाग्रह उजागर होंगे ही। बच्चा क्या होगा, अगर बच्चा वंचित समूह से है और उसे हम कहेंगे कि नहीं तुम्हारी जाति नीची है, या उस आर्थिक समस्या की वजह से उसे हम टॉन्ट करेंगे, तो बच्चा डिमोटिवेट होगा, और जो कि गलत है। इसमें यही प्रश्न पूछा हुआ था। आगे देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात हो रही है, को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है कि मौखिक खोज, यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है तो बच्चों को खोज करने के लिए, खुद से सोचने के लिए, खुद से तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना है, तो बच्चा सृजनात्मकता में बढ़िया होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, यानी कि बच्चा संज्ञानात्मक सहभागिता में बढ़िया हो संरचनात्मक कक्षा में, यानी कि बहुत ही क्रिएटिव क्लासेस हैं और उसमें बच्चे के संज्ञान को बढ़ावा देना है। बच्चों के साथ वार्तालाप द्वारा, बच्चों के अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाहरी रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम उसको पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे तो बच्चा क्या है, अपने संज्ञान को अच्छा कर पाएगा। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है, ठीक है, यानी कि ये कहना जो है गलत नहीं है कि अगर बच्चों की असफलता है तो उसमें एक विद्यालय असफल हुआ है। तो इस जो है ऑप्शन में कौन सा जो प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न को सही साबित करता है। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विविधीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि
इसमें क्या है, असफल बच्चा इसलिए है क्योंकि विद्यालय असफल है। ठीक है, तो यही ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है, आपको खुद के हिसाब से नहीं सोचना है। किसी संप्रत्यय की प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उसका तर्क अच्छा होना चाहिए, उसका अर्थपूर्ण होना क्यों आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, जैसे कि बच्चे के इन्वायरमेंट से चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ के पढ़ाना है, तो यही ऑप्शन बढ़िया हो गया। आगे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं है ऑप्शंस। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? यानी कि बच्चों में ये भय रहता है कि अगर मैं ये ट्राई करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, लोग हंसेंगे, बच्चे कहेंगे तुमसे नहीं हो पाया, सर भी क्या पता मैम भी मुझे डांटे या कुछ भी। तो ये असफलता का भय क्यों दूर करना है बच्चों में? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये बात थोड़ी है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों? बच्चा पूरी तरह से भौतिक तरीके से आपके सामने उपस्थित है, तो भावात्मक आपको क्यों नहीं लेना है? तो लेना है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। 24 के सही आंसर की अगर बात करेंगे आप, तो विकास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक साहब ने कहा, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि त्रुटियां, हम जब गलतियां करते हैं तो हम गलतियों से सीखते हैं, यही बात इस ऑप्शन में है और क्वेश्चन में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, यानी कि पुरस्कार देने से बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़ना सीखता है, खुद के लिए नहीं सीखता। ऐसा क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छिड़ हो जाती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा छिड़ होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छिड़ होते हैं। 25 के सही आंसर की बात कर लीजिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? छिड़ हो जाती है। बच्चा अंदर से मोटिवेट नहीं हो पाता, आंतरिक मोटिवेशन नहीं आता है, इनर मोटिवेशन बच्चे में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो बाह्य कारकों द्वारा पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है कि मैं अगर ये कविता पढ़ूंगा तो सर या मैम या मम्मी पापा मुझे क्या कर दें, ट्रॉफी देंगे। तो ये चीज़ है। निम्न में से अभिलक्षण, ठीक है, अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? ठीक है, किसी समस्या समाधान को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सृजनात्मकता, सही बात है, आपको क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। प्रतिक्रियात्मक, किस प्रकार से क्रिया करना है किस सिचुएशन में, वो आपको पता होना चाहिए। अनम्यता की कमी, कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े ना हो जाएं, समय के साथ जो है चीज़ों को करें। अब सारी चिंतन यानी कि कई प्रकार से सोचें, एक ही चीज़ के बारे में कई प्रकार से सोचें। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यही सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही। आगे देखते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, जो सुविधा यानी कि जो निम्न श्रेणी से जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही, यानी कि वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें अगर अगर वो असफल होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेट होते हैं। तो इस कथन को कौन सा ऑप्शन सही साबित करता है? शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ये बात सही है कि अगर आप बच्चे को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे लगता है बेटा आप ये कर लोगे, तो बच्चा खुद मोटिवेट होगा, तो ये होता है, सही है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कंपटीशन की बात आप जानते हैं, हमेशा पेडागोगी सही नहीं मानता है, तो ये गलत है। ठीक है, जब तक नेगेटिव में पूछा जाए तब तक नेगेटिव आंसर नहीं देना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी बच्चों में। शिक्षार्थियों को हर हालत में असफलता होने से बचाना है। आप पता है, आपने अभी देखा कि जो है गलतियां हैं वो सीखने का एक हिस्सा है, अधिगम का एक हिस्सा है, तो असफल होने से नहीं डरना है। सबसे सही आंसर जो है पहला ऑप्शन सही है कि अगर आप अपेक्षा करेंगे कि बच्चे आप कर पाओगे, बच्चे को एक मोटिवेशन प्रकार का मिलेगा और बच्चा अपने आप में बेहतर करेगा। आगे देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? सकारात्मक रूप से सीखना, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके तय किया जाए कि इस इतने समय में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे। सही बात है। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर नहीं, हमें सजा और पुरस्कार नहीं देना है। एक निगेटिव टैग वर्ड्स हैं एक पेडागोगी में, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर संवेग द्वारा सिखाया जाए, जैसे कि गुस्सा,
क्रोध, स्नेह, प्रेम, ये सारी चीज़ें, ठीक है, संवेग हैं। क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण यानी कि बांट देना और उनका अलग अलग समूह बनाना। तो आपको पता है कि बांटना बांटना इसमें बढ़िया नहीं है। क्या है, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया में हिस्सा बनाकर उन्हें क्या करें, मोटिवेट आप जब कर रहे हैं तो उनका संवेग, मोटिवेशन जो है वो बच्चे में जो उभर के आ रहा है, उसकी आंतरिक मोटिवेशन, वो क्या है, वो एक प्रकार का संवेग है, जिसके साथ अगर आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बच्चा आसानी से सीखेगा और मोटिवेशनल के थ्रू भी सीखेगा। तो ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके, यानी कि अब हम ही सब कुछ हैं और हम ही आपको पढ़ाएंगे तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वरना और कोई दुनिया में आपको पढ़ा नहीं सकता। ऐसी जो बातें हो जाती हैं, तो ये बातें आपको पता है कि अगर आपने अपने कॉलेज लाइफ में या हाई स्कूल इंटर में आपने ज़रूर 6 to 8 में देखा होगा कि ऐसे बहुत टीचर होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही तुमको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ और कोई तुम्हें समझा नहीं सकता। तो ये क्यों ये चुनौती देना है, क्या गलत है क्या सही है? ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन इसके हिसाब से होगा वो सही होगा। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षा के विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं आर्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। मतलब ऐसा शिक्षक ही क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। जो सत्ताधारी हो, जो कहे कि हम ही ये करवा सकते हैं और कोई टीचर या और कोई व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता या लिखा सकता। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिकता, अस्पष्टता में कमी रहती है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ताधारी होना ही नहीं चाहिए। एज अ टीचर आपको मार्गदर्शन करना है, आप वहाँ के सब करता धरता नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न कि कक्षा में परिचर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। यानी कि जब बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, गलत कुछ कह रहे हैं, फिर आपको उन्हें सही कहना चाहिए। क्यों? बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। यानी कि हमें क्या कहना है कि बेटा आप बोलिए, अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको कुछ अच्छा बता देंगे, हम हैं, गलत होगा तो हम बताएंगे ना, ऐसा अधिकतर टीचर ऐसा कहते हैं। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव है और सही है। गलत उत्तर में संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। इस तरह से भी नहीं सुधारना चाहिए कि तुरंत रुको और तुरंत सुधार दिया जाए, ऐसी भी बात ना हो। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको तुरंत सुधारना चाहिए, ठीक है। सही आंसर पॉजिटिव, जो सबसे कुछ पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को अब प्रोत्साहित किया जाए कि वो जो भी उसके मन में है बच्चे को उस टॉपिक को लेके वो बोले, अगर गलत होगा तो हम उसे बताएंगे और डिस्कशन इस बात पे की जाएगी। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।